ठगबंधन इसीलिए कहती हूँ कि जब आप ये पूरी लड़ाई एक नेता को नीचे खींचने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप अमित शाह से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कांग्रेस का पेड़ है और कुत्ता बिल्ली उस पर चढ़ रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये जन भावना है कि संगठित हो जाए। आज एक मोदी को हटाने के लिए जो एक सारे देश में काम दिख रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ उसको हटाने के लिए आज सब एक हो रहे हैं। सर, बिना कप्तान के एक टीम मैच खेलने नहीं उतरती। आप बिना चेहरा लिए लोकसभा के चुनाव उतरने आ गए। अभी चारू प्रज्ञा जी का समय है, चारू प्रज्ञा जी को बोलने कहाँ जा रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है? राहुल जी, इसी गुंडागिरी की वजह से आपकी सरकार वापस नहीं आई है। राम मंदिर बनाते धोखा करके सरकार बना ली। भगवान राम के लिए कुछ किया क्या? 7 साल का कचरा साफ करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना एक खास शो है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब वक्त है 2019 लोकसभा चुनाव का, जिसके लिए गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बिना कांग्रेस गठबंधन करने का फैसला कर लिया है। हालांकि रायबरेली और अमेठी की सीट पर गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगा। इसका मतलब देश के सबसे बड़े राज्य में महागठबंधन बनाने का कांग्रेस का सपना अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ गठबंधन में गांठ एनडीए में भी है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना को मनाने में जुटी है, यानी गठबंधन के मामले में एनडीए भी ग्रहण से बचा नहीं है। हमारी पार्टी को जानबूझकर एक साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश की गई। ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये देश को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश भर में एकता का अभियान चला हुआ है और उसी क्रम में यहाँ भी ये काम हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी का नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकती। उपेंद्र कुशवाहा जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अभी अलायंस बना नहीं, गठबंधन बना नहीं, गठबंधन से पहले लड़बंधन शुरू हो गया है। आज का हमारा मुद्दा है तेरा गठबंधन वर्सेस मेरा गठबंधन। क्या 2019 से पहले ही महागठबंधन पर ग्रहण? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव, नेता सीपीआई, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, संजय अग्रवाल, नेता समाजवादी पार्टी, चारू प्रज्ञा, नेता बीजेपी, सतीश प्रकाश, बसपा के समर्थक, आशुतोष मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। पहले राउंड में सभी मेहमानों को 60-60 सेकंड का वक्त मिलेगा। तय समय सीमा में उन्हें अपनी बात खत्म करनी होगी। दर्शकों के हाथों में सहमत और असहमत के बोर्ड हैं। दर्शक मेहमानों की बात से कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं, वो बोर्ड के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। जो 2004 में हुआ था 2019 में फिर होगा। गठबंधन करके सारी सेक्युलर फोर्सेस फिर से पावर में आएंगी और नेता का निर्णय जीतने के बाद होगा। जिस प्रकार से 2004 में वामपंथ के समर्थन से सेक्युलर फोर्सेस आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ठीक इसी प्रकार से कुछ होगा। सारी सेक्युलर ताकतें, सारी सेक्युलर पार्टीज इकट्ठी हैं। नेता का चुनाव हम लोग जीतने के बाद 2019 में करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे और गठबंधन राजनीति की जीत फिर से हिंदुस्तान के अंदर होगी। यही मुझे होता हुआ दिख रहा है, यही हमारी सोच है और इसी के साथ सारी गठबंधन की पार्टियां इकट्ठा आगे बढ़ रही हैं। और जहां तक कम्युनल फोर्सेस का सवाल है, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इनके अपने गठबंधन क्रैश लैंड करेंगे। इनमें आपस में दरारें आ रही हैं, इनके अपने घटक दल दूर हो रहे हैं, तो इनका गठबंधन भी एक गठबंधन है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। सफल वही होगा जो सेक्युलर है, सोशलिस्ट है और भारत की जनता के लिए कमिटेड है और इस देश को
वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाना चाहता है, ना कि पाषाण युग की तरफ, और जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति को समर्थन देगा। यही हमारा कहना है और इसी के लिए हम संघर्ष करेंगे और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि देश की हवा बदले, राजनीति बदले, सेकुलर ताकतें वापस आएं और देश तरक्की के रास्ते पर हो। आर्थिक नीतियों के ऊपर चर्चाएं हो, ना कि मंदिर और मस्जिद के ऊपर। अब जनता की राय। देखिए, गठबंधन के सवाल पर महागठबंधन में जो शामिल दल हैं या शामिल होने की इच्छा रखने वाले दल हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस का जो आपस का जो सामंजस्य है, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की तस्वीर बनाने में बहुत उम्मीदें नहीं पैदा कर पा रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी अभी अपनी राय रखी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर के जो समाचार हम लोगों को मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस की जगह नहीं बन रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के बीच समझौता हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर वहां कांग्रेस नहीं है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो छतरी की जो भूमिका हो सकती है, वो अगर सीटें लड़ेगी नहीं और अगर ज्यादा सीटों पर लड़ करके मल्टी कोऑर्डिनेट कंटेस्ट में चुनाव हारेंगे वो, तो एक छतरी की भूमिका उनकी नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं। गठबंधन में शामिल जो भी दल हैं उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखते हैं। अब जनता की राय। देखिए, विषय गठबंधन का क्यों जन्म लेता है। गठबंधन हमेशा जब बना है तो ताकत बढ़ाने के लिए बना है, लेकिन आज जो गठबंधन बन रहा है इस भारतवर्ष के अंदर, इसकी वजह, कुछ चंद वजह मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। किस लिए आज भारतीय जनता पार्टी और उसके जो साथ में जुड़े हुए दल हैं उनके खिलाफ सबको एकजुट होने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए गठबंधन जो है युवाओं के पक्ष में है, ये गठबंधन महिलाओं के पक्ष में है, ये गठबंधन किसानों का जो मुआवजा नहीं माफ हुआ उसके पक्ष में है, ये गठबंधन देश को बचाने के लिए गठबंधन है, ये देश को मजबूत करने का गठबंधन है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया है और आगे चल के इस गठबंधन को ग्रोथ भी देंगे। अब जनता की राय। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक नेता चाहिए और एक नीति चाहिए। इस महागठबंधन में आज तक मुझे एक नेता तो दिखाई नहीं दिया और नीति भी बिल्कुल दिखाई नहीं दी है। अगर हम यहाँ बैठकर सोचना शुरू करें, इनकी 5 नीतियां क्या हैं, 5 मुद्दे क्या हैं जिस पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या किसी को मालूम है? मुझे एक ही मुद्दा मालूम है, नरेंद्र मोदी को हराना। कोई इस तरीके के नेगेटिव मुद्दे पर सारी दुश्मन पार्टी जिनकी विचारधाराएं भी एक दूसरे से कभी नहीं मिली हैं, साथ आकर लड़ेंगी तो क्या वो जीत सकती हैं? और अगर ऐसे नेगेटिव मुद्दे पर कोई चुनाव इस देश में लड़ना चाहता है, क्या हम भारतवासी ऐसे गठबंधन को सपोर्ट करना भी चाहते हैं क्या? कम से कम आज की डेट में मुझे यहाँ पर एक नेता दिखाई नहीं देता। ये जितनी पार्टीज आज यहाँ खड़ी हैं, जिस तरीके के यहाँ पर ये इलेक्शन पिचेस और स्पीचेस दी जा रही हैं, मुझे इसमें एक बात दिखाई देती है। मेरे भाई की समाजवादी पार्टी, बीच में से ही पार्टी टूट गई। महागठबंधन का तो ये हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपने परिवार को पहले साथ रख लें। जहां तक मायावती जी की बात है, वो अपने अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बना देख सकती है क्या? अब जनता की राय। चारू जी ने जो बातें कही कि इस देश में हमारी हार की ज्यादा चर्चा है और उनकी जीत की इतनी चर्चा नहीं है, तो चारू जी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये सच है कि इस देश में जितना सम्मान आपको देश की आजादी के बाद, अगर जनता ने आपको सम्मान दिया है, आपने जितना सम्मान इस जनता का लिया है, वो जनता कहीं ना कहीं निराश है और आपकी हार को वो अपनी हार मान रही है। ये सच है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके सपनों की हार है। आप मुझे एक बात बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि 5 साल का समय कम है, तो आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। इस देश में जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको 5 ही साल काम करने का मौका मिलता है। 5 साल में आप काम कीजिए,
अगर जनता को आप पसंद आएंगे तो जनता आपको दोबारा चुनेगी। आप जनता को यह नहीं कह सकते कि हम काम करें या ना करें, आपको दोबारा मौका हम ही को दो। दूसरी बात देखिए, गठबंधन के मामले में इस देश में राजनीतिक गठबंधन से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के दल इस देश की जनता के साथ गठबंधन करें, इस देश के युवाओं के साथ गठबंधन करें, इस देश के विकास के साथ गठबंधन करें, इस देश के किसानों के साथ गठबंधन करें, इस देश की महिलाओं के साथ गठबंधन करें। यह होना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अब जनता की राय। जब हम लोग महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन को हर आदमी अलग अलग नजरिए से देख रहा है। अगर आप अमित शाह से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कांग्रेस का पेड़ है और कुत्ता बिल्ली उस पर चढ़ रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये जन भावना है कि संगठित हो जाए। महागठबंधन में अभी तक सिवाय अमित शाह के और किसी ने ये नहीं कहा कि यह गठबंधन लोकसभा के पहले बन जाएगा। सब पार्टी ये कहती है कि हमारे कुछ चीजें हैं जिस पे हम सब एग्री करते हैं, वो बेसिक चीजें जो कि अब जिस पे नरेंद्र मोदी जी भी बोलने लगे हैं, वो है कि किसानों को जो दिक्कत है, जो नौकरियां युवाओं को नहीं मिल रही हैं। हम लोग जब वोट कर रहे थे 2014 में तो एक सपना बेचा गया था कि गुजरात मॉडल। आज गुजरात की बात करिए तो गुजरात में एक जमाना था, ये आप बुजुर्ग लोग जानते होंगे, कि गुजराती जाने जाते थे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि बिजनेसमैन है। आज वहां पे क्या है कि हार्दिक पटेल ऐसा नेता भी काहे के लिए हड़ताल करता है कि हमें नौकरियों में आरक्षण चाहिए। नितिन गडकरी कहते हैं कि नौकरियां हैं नहीं, तो हम किस पे विश्वास करें? अब जनता की राय। राम मंदिर बनाते धोखा करके सरकार बना ली, और भगवान राम के लिए कुछ किया क्या? 7 साल का कचरा साफ करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सर, बिना कप्तान के एक टीम मैच खेलने नहीं उतरती। आप बिना चेहरा लिए लोकसभा के चुनाव उतरने आ गए। मैं इसे ठगबंधन इसीलिए कहती हूँ कि जब आप ये पूरी लड़ाई एक नेता को नीचे खींचने के लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट आप मुझे फिनिश करने दीजिए। एक मिनट, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी को नीचे खींचना चाहते हैं, जनता को ये बताइए आप किसके चेहरे के साथ खींचना चाहते हैं? क्या उनको हक नहीं है ये जानने का उनका नेता कौन होगा? ये बताइए, आप बताइए। अच्छा, आपकी पार्टी की मैं आपको बताती हूँ, शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई। आपको पता है शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई? आप ये बताओ नेताजी किसके साथ जाएंगे? आपके समर्थन देश की बात कर रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? देश की बात कर रहे हैं, शिवपाल के साथ है कि अखिलेश देश की बात कर रहे हैं कि 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर के जो ठेका पट्टी लोगों को दिलाया, आज तक हमारे वो तो कुछ इंडिविजुअल का लाभ है, लेकिन हमारे देश में भारतवर्ष में लौट करके क्या आया? देश की जो हमारे देश में लौट करके क्या आया? रही नहीं है। हमारे देश में नोटबंदी लौट करके आई, जो कि कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के द्वारा संबोधित की गई। कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग गठबंधन की बात करें बढ़ाने के लिए यहाँ पर देश का नोटबंदी कर दिया गया। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जवाब बच्चे पैदा हो गए लाइन में खड़े खड़े, कई लोग मर गए, कई लोग मर गए। में आप कहानी गाए जा रहे हो, सवाल का जवाब दे नहीं सकते। चारों जी, अगर आप जीडीपी की बात कर रही हैं तो वो संख्या जो है कांग्रेस सरकार में ज्यादा बड़ी नीचा दिखा दिया। अभी चारू प्रज्ञा जी का समय है, चारू प्रज्ञा जी को बोलने कहा जा रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है? राहुल जी, आप अपनी बारी पर ऐसे नहीं हो, स्पीच देने नहीं आए हैं, डिबेट है, सबको बोलने का मौका दीजिए। नहीं तो इसके बाद आप बोलिएगा। 5 साल भाजपा ने बोला है, 5 साल भाजपा ने बोला है, नहीं हो सकती है। हजारों लोगों को फंसाया है, ऐसा नहीं हो सकता, लाखों का नुकसान किया है, देश का ऐसे क्या ये हम लोग भाषण देने आए हैं, मार दिया है। आज हमको बोलने दीजिए। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें, किसी पर निजी या बिना सबूत के टिप्पणी ना करें। तो सबसे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, और मेरा प्रश्न करने का अधिकार इसलिए है क्योंकि मैं विपक्षी पार्टी में हूं, मैं विपक्ष में हूं। विपक्ष हल्ला मचाता है, सवाल पूछता है, नागरिकों को सवाल पूछने का, आंदोलन करने का, धरना देने का अधिकार हमारे प्रजातंत्र ने दिया है। और जो सत्ता पक्ष में हैं
उनके प्रवक्ता, उनके नेता, प्रधानमंत्री, इन लोगों को अपना संयम बना करके हमारे प्रश्नों का उत्तर देना है। यही राजधर्म है मेरे ख्याल से। इससे जी अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, बहुत सही बोला सर आपने, ठीक है मतलब आप लोकसभा चलवाने का सब फिक्स है ना? अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न, चारू जी, मेरा पहला प्रश्न ये है और मेरा ये विचार है कि एक ऐसा जमाना था जब अमित शाह जी से पूछा जाता था कि राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य है, तो अमित शाह जी कहते थे कि राहुल की बात पे बोलना मुझे जरूरी नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने भी इनकी लॉबी के, इनके एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने ही राहुल को नेता बना दिया है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी, कांग्रेस खुद, यहां तक कि राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद समीकरण देखे जाएंगे, सीटें देखी जाएंगी, फिर प्रधानमंत्री का हम चुनाव करेंगे। लेकिन किसी कारण की वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये कह रहे हैं कि क्या राहुल नेता है, क्या ये मोदी वर्सेस राहुल है, यानी कि ये नीतियों की लड़ाई ना करके आप इसको, क्योंकि ऐसा लगता है कि 5 साल में आपकी नीतियां फेल हुई हैं। लड़ाई है, लेकिन आप हमारे नेता को टारगेट करते हैं तो हमें हक है भाई आपका नेता पूछने का। हम आपकी नीतियों को टारगेट कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं सुनिए, अरे नीतियों पर तो हमने अभी आपको 3 राज्यों में है, नेता पर आप हमको जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसलिए चारू जी हम बता रहे हैं सर, एक मिनट 10 सेकंड प्रधानमंत्री चारू जी, मैं 10 सेकंड में, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपसे चाहता हूं। एक तो ये सवाल, दूसरा, 3 राज्यों में आप अभी हारे हैं, आप ये नहीं मानना चाहते कि वहां भी मोदी की हार हुई है। और याद रखिए आप हारे क्यों हैं। 29-30 नवंबर को 10 लाख किसान जब रामलीला मैदान में थे, उसके पहले मुंबई में किसान इकट्ठे हुए, तो इन सबको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हल्के में लिया। आप लेबर लॉज हटा रहे हैं, जो अंग्रेजों से लड़ करके कम्युनिस्टों ने एक जमाने में लेबर लॉ बनाए थे, जिससे एम्प्लॉय वेलफेयर होता है, आपके प्रोविडेंट फंड डिसाइड होते हैं, आपका अप्रेजल डिसाइड होता है। ये सारे लेबर लॉज को मोदी साहब हटा करके 4 लेबर लॉज में समाहित कर रहे हैं। एक वर्कर, बस 5 सेकंड्स मोर, एक वर्कर्स का आंदोलन भी शुरू होगा। तो क्या हम ये ना माने कि यू आर एंटी फार्मर एंड एंटी वर्कर? क्या हम ये ना माने कि ये नीतियां खराब है? पजेरों में बैठकर नेता आते हैं, क्या वो किसान की रैली है? ये बताओ, पजेरों में बैठ के नेता आते हैं फार्मर की रैली पर? अरे ये तो पॉलिटिकल गेट टुगेदर था, जहां राहुल गांधी आए और उन लोगों को यूज करके बोल के गए। मुझे ऐसा लगता है इस बहस को ज्यादा प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताइए कि 10 करोड़ का चाय बेचने वाले ने 10-10 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं, आपको ये बात नहीं पता है? अभी आपके अडानी कितना पैसा ले दिया? अरे सुनिए, किसान का सुनिए, आप सुनिए नहीं, 3.5 लाख करोड़ जहाँ बैंकों के व्यापारी लेकर के भाग जाए, आप गरीबों की बात करेंगे, है ना? और प्रधानमंत्री की बात आप हमको बताइए। सुनिए, अगर आप यूपीए में प्रधानमंत्री घूमना चाहते हैं तो आप एनडीए में प्रधानमंत्री बनाओ। आपके जनता दल यूके ये वक्त खड़े जनता, इनके सवालों पर मैं कुछ के बारे में मैं ये नहीं हो सकता। अरे लोगों को पूछा है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी ना। एक सेकंड राजीव जी, आप बोलिए। हम लोग संयम का अगर पालन करें तो इस बहस के कुछ सुनिए। राजीव जी, एक सेकंड सुनिए। हम यहाँ बीजेपी, हम यहाँ अपनी बात, इसके बाद बोलिएगा ना। नहीं हो सकती। एक सेकंड देखिए, 2 चीजें बेहद अहम है। कर्ज माफी को लेकर के मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा किया है, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी ने धोखा दिया, फिर ऐसे बहस नहीं होगी ना। ऐसे बहस तो नहीं। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप। कर्ज माफी यूपीए 1 में भी हुआ था, और यूपीए 1 की कर्ज माफी के बाद क्या देश में किसानों की आत्महत्याएं रुक गई? आज जो कर्ज माफी का फायदा 3 राज्यों में मिला, कांग्रेस ने वादा पूरा किया। मैंने कहा कांग्रेस के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल कार्रवाई नहीं है, इसलिए कि अगर आप किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं। शुरुआत तो है राजीव जी, एक शुरुआत तो अच्छी है। देखिए, ये शुरुआत का मौका नहीं है। देखिए, आप 50 साल देश में शासन कर चुके हैं और 10 सरकारों के जरिए आप किसानों की बदहाली दूर नहीं कर पाए। सबको मालूम है कर्नाटक में कर्ज माफी हुई थी।
अब सबका हो गया, हम बोल रहे कुछ 44,000 करोड़ के खर्च बोले तो सहमत दिखा दो इन्हें, 800 किसान सहमत दिखा दो कि हम बोले। अरे हमारे लिए दिखा अब रहे ये हैं, सब सहमत दिखा रहे हैं, हमारे लिए दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बोल रहे हैं ना, हमारे लिए दिखा रहे हैं। किसके ये लिए तो दिखा कोई रहे बोल रहे हैं? हैं मेरे लिए ना, किसके लिए थोड़ा दिखा रहे बोले, हो? पहले शांत करा दो यार। देखो भैया, मैं ये देश जो है ना, ये लोकतांत्रिक देश है। ये हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई जो भी यहाँ जन्मा है, सिखों के लिए काम किया हमारी पार्टी ने। अब बोलिए, राइट्स के ये जिस तरह की बात कर रही है, क्या हुआ? मुसलमान की बात नहीं करिए क्या? अब फिर बोल नहीं पाओगे। देश जो है धोखा खा चुका है आपसे, बोल नहीं पाओगे। 5 साल लूटा है इस देश को। आपने सिखों के लिए हम लोग राष्ट्रवादी समाजवादी लोग हैं। का नाम क्यों नहीं लेते हैं? इनको शांत कराओ। आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। देखिए चारू जी, सिर्फ एक सवाल है 5 सेकंड का। अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हो, सिखों का साथ सवाल सुन लीजिए, 5 सेकंड चारू, बजरंग बली, हमारा सबका बजरंग बली भगवान। अरे यही ये बताइए कि वो दलित थे, पश्चिम ये भाजपा बताएगी वो दलित थे। मुसलमानों जब राष्ट्रपति बनाया यहाँ पर, जब हरियाणा का इलेक्शन होता है, राम मंदिर बनाते धोखा करके सरकार बना ली, और भगवान राम के लिए कुछ किया क्या? कोई और पार्टी मैं कहता हूँ राम मंदिर मेरी सरकार होगी, मैं बनाऊंगा, मैं कहता हूँ बनाऊंगा। SC/ST एक्ट में संशोधन करके दलितों को बांट रहे हैं। आज सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो पेट में दर्द होने लगा इनके। बोलने का भी मौका दीजिए। दो दुश्मन एक साथ आए हैं, एक दूसरे को खुद ही बर्बाद कर देंगे। अगर आप 1984 के सिख दंगों की बात कर रहे हैं तो गुजरात की बात भी करिए। अच्छा विषय पे बात करके आप देश दुनिया के सामने एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप लाल तख्ती पहले ही तैयार रखें। आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे प्रधानमंत्री तय नहीं हो रहा, ये तो हो चुका। अपनी लोग इससे होने वाले लोग बहुत, अब इस मीडिया के झांसे में नहीं आने वाले लोग, अब इतने पागल नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपने दुख दर्दों की बात करो, आप मुझसे भी सवाल पूछो। आप ये तो बता दीजिए, समाजवादी पार्टी से भी हामी भरवा दीजिए और बगल में नेता वो बोले कुछ नहीं किया। हमारा तो तय। राम मंदिर के कागजों का अनुवाद नहीं कराया इन्होंने, राम मंदिर की बात करते मजबूर सरकार, मजबूत सरकार, इनकी नेता इस महागठबंधन से गठबंधन हो गया है, गठबंधन सफल है, गठबंधन 2019 में सरकार बना रहा है, और आपको भारतीय जनता पार्टी जब आप वोट डालने जितना डरा सकती थी, सता सकती थी, नहीं हो पाया। देखिए बिहार में भी पहुंच रहे हैं, चेहरे पे वोट नहीं, बिहार में तो 40 की 40 हम लेंगे, वहाँ दाल निकलने वाली है। कुशवाहा जी भाग गए, नहीं है। अरे कुशवाहा जी भाग गए, कुशवाहा जी क्या कर लिए थे उस बार भी। सर आप उनके साथ गठबंधन बना रहे हैं जो कहते हैं मजबूर सरकार चाहिए हमको, तो सर किस मजबूरी में आप डेवलपमेंट करेंगे? आप एक स्पेसिफिक काम बता दो कि हमने ये काम किसान के लिए किया या स्टूडेंट के लिए, एक गिना के 2014 में आपकी सरकार आई थी ये बोल के कि अच्छे दिन आएंगे, क्या 2019 में हम लोग क्या विश्वास करें कि 2019 में आपकी अच्छे दिन आएंगी तो हम आपको वोट दें? फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा डाल के जनता को गुमराह करने की क्या जरूरत है? आज एक मोदी को हटाने के लिए, सिर्फ उसको हटाने के लिए आज सब एक हो रहे हैं। अब वक्त है जनता के सवालों का। अब जनता हमारे मेहमानों से सवाल कर सकती है। जी मेरा नाम अमीश है, मेरा सवाल चारू मैम से है। 2014 में आपकी सरकार आई थी ये बोल के कि अच्छे दिन आएंगे, क्या 2019 में हम लोग क्या विश्वास करें कि 2019 में आपके अच्छे दिन आएगी तो हम आपको वोट दें? मैं आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की नीति क्या है। जो देश का सबसे नीचे का तबका है ना, उसको उठाकर पहले मिडिल क्लास तक हम लेकर आएंगे और उसके बाद देश आगे बढ़ेगा। इस बात से आप सहमत हो? आपको मालूम है कितने चूल्हे बांटे गए, कितनी महिलाएं मर जाती थी, वो लकड़ी का धुआं सूंघ सूंघ कर मर जाती थी। उसके अलावा कितने लोगों को घर दिए गए, अपने खुद के घर दिए गए। हमारे देश में जितनी सड़कें अभी बनी है कभी नहीं बनी,
कितनी सड़कें बनी हैं? जितनी ये पिछले 15 साल में बनाए उतने एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें बनाई हैं। उसके बाद विदेशी यूपी में आते ही आपने 75,000 किलोमीटर का गड्ढा। ये सवाल मुझसे था, जवाब नहीं देना चाहूंगी। सरकार ने जो 19 रुपए का चूल्हा बेचा है, एक मिनट, उसमें 5% लोग तो वे हैं जिन्होंने हमारे सिलेंडर ही नहीं लिया। आप मुझे जवाब देने दीजिए। जितनी हमारे देश की इज्जत आज जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो 850 में मिलता है। तुम कर रहे हो, बताना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बता रहे थे, सुनने की आप हिम्मत नहीं रखते हो। देखिए, आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आपने जैसे बात करी तो बताना पड़ेगा। ऑडियंस से सवाल पूछा गया, 400 का सिलेंडर। मैं समझता हूँ यहाँ संविधान को मीडिएट करना चाहिए, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिनसे जो सवाल पूछा जाए वही जवाब दे। हाँ मैम, आप महिलाओं के और लड़कियों के सम्मान की बात करती हो। अभी 2 दिन पहले आगरा में एक लड़की को आपकी मतलब केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ये कितने अफसोस की बात है। और दूसरी बात, आप किसानों का जो गन्ना जाता है उसका टाइम से पेमेंट नहीं मिल पाता और किसानों को लाठी चार्ज और किए दिल्ली के अंदर। जी, किसानों का दिल्ली का मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। और किसानों को जो हमारी बहन जल करके जो बहन को जला के मार दिया गया उसके बारे में बताओ। जवाब सुनना नहीं चाहते, अभी भी नहीं मानते हैं कि रामलीला मैदान में 10 लाख किसान इकट्ठा हुआ था। अभी भी नहीं मानना चाहते हैं, ये अभी भी नहीं मानना चाहती हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से तीनों राज्यों में आप हारे हो। अब आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। उनको देने दीजिए, सवाल उनसे पूछा गया ना। जब महिलाओं की यहाँ इज्जत नहीं हो रही है, ये बाहर आप इनको जनता की नुमाइंदगी मैंने कहा कि किसानों के बहन बेटियों को मार मार करके 5 साल में खत्म कर दिया, तमाम कांड हो गए। अरे संजय जी, ऐसे बहस थोड़ी होती है। जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन आप 1-to-1 एक बहस करा लीजिए ना, ज्यादा अच्छा है। इंटरव्यू कोई भी मुद्दा हुआ हो, जितनी कड़क कार्रवाई और जितनी जल्दी कार्रवाई होती है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात, बुलंदशहर में भी होते ही घटना SIT 2 गठित हो गई थी, 2 इतनी जल्दी कभी कार्रवाई हुई नहीं है। आप फंसाना चाहते थे, एक लड़का एक्सपायर हो गया, एक फौजी जेल में चला गया, जो अपराधी है उसको तो आपने सर, आपने एक पॉइंट रखा था कि आपकी सरकार ने लैपटॉप दिए। सर, हम हर जगह इक्वालिटी कहते हैं, पर आपके लैपटॉप वितरण इस तरह से हुआ है कि 17,000 लैपटॉप मिलने थे, पर जब हम उस फंक्शन में गए तो सिर्फ 3,000 लैपटॉप मिले, बाकी बच्चों को नहीं मिले। देखिए, जो आपके लैपटॉप थे वो एक दिन में तो 17,000 या 20,000 एक दिन में नहीं बढ़ते हैं। आप उसके पता कर लें, RTI लगा लें, जितने भी लैपटॉप आए समाजवादी पार्टी सरकार ने सभी को एक लैपटॉप बड़े क्रम से बांटा गया। सबसे के बारे में सोचा गया और समाजवादी पार्टी ने के बारे में सोचा। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा रोजगार भी दिया है, उनके लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। इस राम मंदिर के मुद्दे से हट करके पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पे आए, जो मॉडल है राम मंदिर से हट करके पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पे आए, वो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और वो लागू होकर के यहाँ पे पहली बार युवाओं को रोजगार, अगर किसी युवा को नौकरी नहीं है तो उसको कम से कम जीने के लिए रोजगार भत्ता दिया गया, जिसको भाजपा सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। आपको पता है मैम, बीजेपी हमेशा कहती है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे राम मंदिर बनवाएंगे, साथ ही साथ ये भी कहती है कि हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनवाएंगे। मैम, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा डाल के जनता को गुमराह करने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आज तक इस पर स्थिर खड़ी हुई है कि मंदिर हम ही बनवाएंगे और मंदिर वहीं बनवाएंगे। लेकिन आप एक बात और समझिए, हम क्या चाहते हैं, बीच बीच में बोलना चालू कर देते हैं, सवाल का जवाब ये सवाल मुझसे था। अरे आप यहाँ मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो, बाहर जाके क्या करोगे? हम ये कहते हैं जिस तरह SC अमेंडमेंट बना करके आपने बना दिया कानून। संजय जी को आप संजय जी, ये सवाल उनसे आप लोग क्यों ऑडियंस का टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप लोग जन विरोधी काम कर रहे हैं, उनका समय है, वो सवाल पूछेंगे। आपसे ज्यादा नहीं, गलत बात है, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कहाँ डिस्टर्ब आपको कर रहे हैं? हमसे जब पूछा जाए तो हम ही बोलेंगे सवाल, तो आपसे पूछा जाएगा तब ना। सरकार वापस नहीं आई, इसी गुंडागिरी की वजह से आपकी सरकार वापस नहीं आई है।
5 साल से आप कर रहे हैं। केवल ऑडियंस जिससे सवाल पूछे वही जवाब है कि ये मंदिर कैसे बने। क्या हम चाहते हैं हम पर उंगलियां उठे? हम ठीक तरीके से बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही नहीं आया तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प बाकी हैं। हम लोग सही तरीके से चलेंगे, लॉफुली चलेंगे और मंदिर बनाएंगे, बनाकर रहेंगे। आप देखिएगा। आप रफेल पे कोर्ट की दुहाई, आप रफेल पे कोर्ट की दुहाई देती हैं, तो राम मंदिर के कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना गया? मंदिर बाद में सरकार, अरे बीजेपी कहती है पहले सरकार बनवाओ बाद में मंदिर बनवाओ। कोर्ट का ऑर्डर मान लिया जाएगा आपको। मंदिर बनने वाला है 2019 में पहले बीजेपी की सरकार बनवाओ और तब ये मंदिर बना के देंगे। किस नेता ने ये बोला? अरे बहन जी, आप 4.5 साल में, अगर 4.5 साल में मंदिर की सरकार ना बन पाई। मेरा नाम अशोक ठाकुर। अरे शांत रहो भाई, बोले तो उनको। मेरा नाम अशोक ठाकुर। मैंने टीवी पे सुना 1750 रुपया धान की कीमत हो गया। मैं बिहार से हूँ। मैं मतलब 1200 रुपया कुंटल जो है, मैं राजीव सर से पूछ रहा हूँ, 1200 रुपये कुंटल मजबूरी में मैं बेच करके यहाँ आया और यहाँ पे 45 रुपये चावल जो है खरीद के खाते हैं और धान बेच के आया हूँ 1200 रुपये कुंटल। देखिए, आपको सबसे पहले तो एक जानकारी दे दें, 12 लाख मीट्रिक टन की जो सीमा थी धान खरीदने की, वो 30 लाख मीट्रिक टन वहाँ कर दिया गया। राज्य सरकार ने फैसला किया। इसलिए अब जिन किसानों का वो रह जाता था उनके घरों में उनका उत्पादन, वो राज्य सरकार ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है। इसलिए अब ये स्थिति दोबारा आपकी नहीं आएगी। और जहां जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किसानों के सवाल इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों ने महसूस किया और हमारे यहाँ ये दूसरा रोड मैप है। आप बिहार के रहने वाले हैं। 2012 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी और आज किसानों की स्थिति क्या है। कुछ भी अगर बदलाव है तो इसको भी स्वीकार करना होगा हम लोगों को। और 2022 हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप का दूसरा 5 साल पूरा होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी होगी कि 75 पैसे प्रति यूनिट हम लोग एग्रीकल्चर फीडर में बिजली देने जा रहे हैं। कई चीजें, डीजल अनुदान हम लोगों ने दिया है, 50 रुपए प्रति लीटर डीजल अनुदान मिला है सिंचाई के लिए। जिस समय डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी उस समय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला किया और अभी पूर्वोत्तर भारत में हम सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्य के तौर पर हमारी पहचान है। इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवस्था में किसानों से ज्यादा अहम कुछ नहीं है, इसलिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ 70% आपकी भूमिका है। इसलिए आपको कहीं से भी इग्नोर करने का सवाल नहीं है। नहीं, मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि देखो ऐसा है ना, इस देश में खाद्यान्न उत्पादन कोई समस्या नहीं है। अमेरिका में मकई इतनी ज्यादा पैदा होती है लेकिन वो मक्का नहीं बेचते, वो उसके 500 बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। मक्का से 500 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, 500। अगर इस देश के किसान की हालत सुधारनी है तो इस देश के किसान की ऐसी ताकत पैदा करना पड़ेगी, उसके ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाएं कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में काम 1700 वाला, बल्कि अगर कोई और चालाक आदमी व्यापारी होता तो आपसे और कुछ आपके सामने और प्रॉब्लम क्रिएट करके हो सके 500 रुपए में खरीद लेता, क्योंकि आपको बेचना है। आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। सुनिए ना, जब धान खरीदने का लक्ष्य बड़ा हो जाएगा और धान का समर्थन मूल्य जब उसको मिलेगा सरकार के स्तर पर, तो निश्चित तौर पर वो बिचौलियों को नहीं, कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी है। 7 साल का कचरा साफ करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। देखिए, यहाँ पे स्वदेशी फैक्ट्रियों को बढ़ाएंगे, स्वदेशी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। तब तक इसका इलाज कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो गुमराह कर रहे हैं सबको। और स्वदेशी जागरण मंच अपना बंद कर चुके हैं आज की तारीख में। तो यहाँ की इंडिया की पॉलिसी इतनी खराब है। सवाल उधर से आने दीजिए ना, सबसे पहले पॉलिसी में काम करना होगा। सवाल उधर से आने दीजिए संजय। सवालों में यही जवाब गुमराह कर रहे हैं। अरे सवाल उधर से आने दीजिए ना, आप अपनी बारी में लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। किसान को एक नया चाबुक दिया जाएगा। मैं ये शुरू से देखती आ रही हूँ कि आप दोनों कितने एक दूसरे के विरोधी थे, समाजवादी पार्टी और बसपा। आज एक मोदी को हटाने के लिए जो एक सारे देश में काम दिख रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ उसको हटाने के लिए आज सब एक हो रहे हैं और आपके पास कोई लीडर नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज आप जो है बीजेपी का जो गठबंधन, ये भी बता दीजिए कि बीजेपी का जो पीडीपी के साथ गठबंधन था वो बड़े उनके आपस में वो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं खुली, उन्होंने बीजेपी भी खुला कर रही। नहीं बताइए, गठबंधन अच्छे तरीके से बताइए। उन्होंने कोशिश करी, जानने का अधिकार है, उन्होंने कोशिश करी को सब कि हम उसको अच्छे से एक गठबंधन पे मैं जरूर बोलना
वहाँ सरकार चलाएं। उन्होंने कोशिश करी थी कि हम लोग तांत्रिक तरीके से क्या है ना, देश को क्या होता है जब बाहरी आक्रमण होते हैं ना, अब आज की तारीख में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत नरेंद्र भाई मोदी को पार्टनर बनाकर किस तरीके से बाहरी आक्रमण हो रहे हैं। आज देश को बचाने का सवाल है, आज देश को बचाने का सवाल है। अगर जनता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होकर के समाजवादी पार्टी को या हमारे गठबंधन को वोट नहीं देगी ना, आप देश के प्रधानमंत्री को आप एक षड्यंत्र की तरह प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। बचाने के लिए कितना जिम्मेवार आपका बयान है, आप समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं गठबंधन के बारे में पॉलिटिकल पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप उनको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जरिए बता रहे हैं, सामने लाया गया। अर्बन नक्सल को भी सपोर्ट करते हैं, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? जम्मू कश्मीर को क्यों सपोर्ट किया वहाँ पर? आप बताओ ना भाई, सवाल तो जनता पूछेगी। आपने तोड़ दिया। राष्ट्रवाद के नाम पर सारे कोई गाँव में नहीं रहता, सबको सब कुछ मालूम है। और उनके साथ आशुतोष मिश्रा जी की पार्टी वहाँ सरकार बनाने के लिए आतुर है ना। आपने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उनके साथ आशुतोष मिश्रा जी की पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। देखेंगे, चेक करेंगे लोग बात। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। आपकी सरकार रही अभी 1 साल पहले हटी है ना। आप एक स्पेसिफिक काम बता दो कि हमने ये काम किसान के लिए किया या स्टूडेंट के लिए, एक गिन के एक सवाल आपने मुझसे भी पूछा। किसानों को गन्ना का पूरा मूल्य चुकता किया नहीं किया नहीं किया। भाजपा ने किया क्या? आपने करा है, भाजपा ने नहीं किया, हमने किया। वीरपाल जी, 1 साल में 50,000 आप इकोनॉमिस्ट है। अरे किसानों को इसका पैसा मिला वीरपाल जी, पूरे प्रदेश में मिला। इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर के इकोनॉमिस्ट है। इस प्रदेश और इस देश की जनता को ये भी बताओ कि 5 साल में अगर जब से देश आजाद हुआ है किसी प्रदेश सरकार ने 5 साल में अगर गन्ने का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य बढ़ाया, वो किसने बढ़ाया? सुनो, सिर्फ देश का बताइए। सुनो, एक बोल लगा सिर्फ उत्तर प्रदेश का। बहुजन समाज पार्टी का नाम आप नहीं लेना बात तो सुनो, समझ गया बिल्कुल। सिर्फ उत्तर प्रदेश का नाश करा और कुछ नहीं करा। मेरी बात सुनो, आज किसानों का जो हमारी गाय माता घूम रही है, हम तो गौशाला चलाते हैं। सिर्फ आपने गाँव के लिए क्या किया? एक मिनट, वो किसानों को चल रही है वहाँ पर। सर, बिना कप्तान के एक टीम मैच खेलने नहीं उतरती, आप बिना चेहरा लिए लोकसभा के चुनाव उतरने आ गए। सर 2000 एक तरफ आप ये अगर कहते हो कि क्या नाम है मतलब सीट जो पार्टी जीतेगी उस हिसाब से आप डिवाइड कर लोगे। सर अगर इतनी यूनिटी है महागठबंधन में तो आप पहले ही क्यों नहीं डिसाइड करके और चेहरा लेकर आते हो? 2004 में हो चुका है। अगर आप हमको मौका दें तो ये युवाओं का देश है, युवाओं नहीं, ये युवाओं का देश है। और सुनिए, आप देश के अंदर आप सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, ये युवाओं का देश है, ये युवाओं का देश है। और युवाओं ने आज तय कर लिया है कि इस देश के अंदर आगे एग्जांपल दूंगा। सुन लो, हम बता तो रहे हैं, संजय जी चेहरे की बात कर रहे हैं। हमारा जो सपा बसपा का गठबंधन है, ठीक है, उसमें गठबंधन बिल्कुल स्पष्ट और तय है। जेंटलमैन, पहले देश को बचाना है, फिर प्रदेश को बचाना है। देश को बचाने के लिए बहन जी हैं, अब प्रदेश को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र और अमेरिकन लोकतंत्र में आपको अंतर जानना चाहिए। उसमें मूलभूत अंतर यह है कि अमेरिकन लोकतंत्र में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। पहले एमपी बनेंगे, एमपी ये चुनेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, अगर एनडीए में क्या एनडीए इस बात के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है कि मोदी जी के अलावा भी कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है? ये जनता दल यू के खड़े हैं, है ना। नीतीश जी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, वो कर दीजिए आप, वो आपका राइट है जी। सर आप उनके साथ गठबंधन बना रहे हैं जो कहते हैं मजबूर सरकार चाहिए हमको, तो सर किस मजबूरी में आप डेवलपमेंट करेंगे? और बात दूसरी महिला सुरक्षा की, तो सर आपकी सरकार के संरक्षण में गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को बचाया गया जो के ऊपर रेप का चार्जेस लगाए, तो सर मैं कैसे मानूं कि हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? गायत्री प्रजापति जेल में है, समाजवादी पार्टी से निष्कासित है। लेकिन सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन उन्नाव के जो सांसद हैं उन्होंने क्या क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं। नहीं सांसद, अरे मजा कर रहे हैं, भाजपा के सांसद मजा कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या क्या किया बहनों के साथ में, कौन कौन से मुकदमे खेल रहे हैं? अरे कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या क्या दिया? कुछ भी बोले जा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज दोस्त आप
हम फैक्ट्स के साथ बोल रहे हैं, पूरा देश जानता है, नाम बोलिए, पूरा देश जानता है। सब गुमराह करने की बातें, कत्ल करने वाले, 6 कत्ल करने वाले जो सपा जैसी पार्टियों ने निष्कासित किए, आज हमीरपुर से विधायक है, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, विश्व में मशहूर है। 6 ब्राह्मण मारे थे उन्होंने, है उसका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। ठीक है, उनको आपने विधायक बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया हमसे भी सवाल फुटबॉल, आप फुटबॉल का मैच भी देखते होंगे। कचरा भाजपा ने ले लिया, उसी कचरे ने मध्य प्रदेश, अनलाइक क्रिकेट, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लंका डुबा दी। एक हमारी राम मंदिर बना करके इसको बचाएंगे। अब तो सारे महागठबंधन के लोग ही राम मंदिर बनाएंगे, कचरा हम ही साफ करेंगे। आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना जी न्यूज का दायित्व है।